तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। जो समाप्त हुआ वहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो 3 कैटेगरी था, तीनों न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। अब फाइनली हम लोग इन करने वाले हैं अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एडिशन का उल्टा है, एडिशन का उल्टा है। अब एडिशन रिएक्शन तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम होता था, अनसैचुरेटेड सिस्टम, उसमें कोई रिएजेंट ऐड करते थे हम लोग तो यह सिस्टम सैचुरेटेड हो जा रहा था या लेस अनसैचुरेटेड हो जाता है। ये एडिशन रिएक्शन था। इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर देंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ऐसा प्लस एक्स वाई एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यदि किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कुछ स्पीसीज ऐड हो करके प्रोडक्ट बनाएं तो एडिशन, और यदि वहाँ से कोई एटम या एटम के ग्रुप्स हटे, रिमूव हों और हटने के बाद प्रोडक्ट बने तो एलिमिनेशन। एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम सैचुरेटेड में बदलता है। अनसैचुरेटेड बताया जिसमें पाई बॉन्ड होता है, डबल ट्रिपल। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ऐसा। तो एडिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स था कि उसमें अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ उल्टा सैचुरेटेड सिस्टम बदल जाएगा किसमें, अनसैचुरेटेड में। बस यही कहानी है। तो जैसे हम कहें कि यह रिएक्शन एडिशन जो होता था वह बहुत कॉमन होता था अल्कीन अल्काइन में जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो रिएक्शन होगा वो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए कॉमन नहीं होगा। अल्कीन का एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत रेयर होता है, अल्काइन का एलिमिनेशन रिएक्शन तो होता ही नहीं है। तो यह जनरली होता है जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, हेलो अल्केन का हो जाएगा, अल्कोहल का हो जाएगा। इन सारे कंपाउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत कॉमन होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान में रखोगे। एग्जाम में आ सकता है कि जैसे एसिटाइलिन है, इथाइन, या किस तरह का रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, एडिशन, एलिमिनेशन, बोथ, नन, कुछ भी दे सकता है। समझ रहे हो? तो ये भाग लेगा केवल एडिशन में, एलिमिनेशन में नहीं लेगा भाग, कभी नहीं भाग लेगा। मतलब यहाँ से आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड कर दोगे, ऐसे होता है कभी? क्या नहीं होता है, नहीं होगा कभी। सो यह कैरेक्टरिस्टिक हुआ एलिमिनेशन का कि एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बदलता है अनसैचुरेटेड में, या फिर ऐसे है कि यदि डबल बॉन्ड है, यदि डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में बदल सकता है, ऐसे ऐसे। एक लेस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल मोर अनसैचुरेटेड में बदलेगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला का फर्दर नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड में कोई पाई नहीं है। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में एलिमिनेशन हो सकता है। तो ओवरऑल द रिएक्शन, द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच atoms or groups of atoms are eliminated from the substrate molecule to form the product is called elimination reaction. थोड़ा सा यदि थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे, थोड़ा सा यदि थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो कुछ और बात समझ में आएगा। क्या? सो देखो, जैसे अभी एडिशन रिएक्शन में हम लोग ऐसा कुछ लिखे थे ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक्स वाई मिला तो ये बन गया ऐसा। इधर 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है। एलिमिनेशन में उल्टा था, उल्टा था यहाँ कि यहाँ 1 इधर जा कर के 2 हो जाएगा, 1 2। मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, तो मॉलिक्यूल का संख्या घट रहा है मतलब इंट्रॉपी घट रहा है। एस इंट्रॉपी, याद करो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े, इंट्रॉपी घट रहा है। और यहाँ मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ रहा है मतलब इंट्रॉपी जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब वैसा कोई भी प्रोसेस जिसमें इंट्रॉपी सिस्टम का बढ़े वह थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है, वह थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। वैसे प्रोसेस आसानी से होते हैं, तो एलिमिनेशन ज़्यादा आसानी से होगा एडिशन की तुलना में, यदि थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो।
अदर फैक्टर्स यदि आ जाएंगे तो हो सकता है कि यह बात ना हो सही, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एलिमिनेशन रिएक्शंस आर मोर फेवरेबल देन एडिशन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब ये जो एटम्स या ग्रुप्स हटेंगे ये कौन से पोजीशन से हटेंगे और किस तरह से हटेंगे, इस आधार पे है इसका क्लासिफिकेशन एलिमिनेशन रिएक्शन का। हटने वाले ग्रुप का साइट और उसका तरीका क्या है, इस आधार पे। तो इसमें से सबसे पहले आता है अल्फा एलिमिनेशन, फिर आता है बीटा एलिमिनेशन और फिर आता है गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन, ये 3 तरह के रिएक्शन आते हैं। क्या है अल्फा एलिमिनेशन? तो 2 ग्रुप्स या फिर एटम्स, एक ही बात हुआ, आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। एक ही कार्बन एटम से यदि हटेंगे दोनों ग्रुप या एटम तो वह अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। इसमें 2 एटम्स या फिर ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, अगल बगल वाले कार्बन से, एक ही कार्बन से नहीं। और इसमें होता है 2 एटम्स और ग्रुप्स आर removed from terminal carbon atoms, terminal carbon atoms, ऐसा। एग्जाम्पल, यहाँ 2 एटम या ग्रुप बोल रहा है एक ही कार्बन से हटेगा, यहाँ अगल बगल एडजेसेंट बने अगल बगल और वहाँ दोनों किनारे वाला कार्बन। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जान रहे हो, CH-Cl3 को कहते हैं हम लोग, ऐसा। दिस इज क्लोरोफॉर्म। कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्लोरीन कार्बन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सिंगल बॉन्ड से है तब तो फिर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है। अब ये तीनों क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट आएगा, बदले में यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ओवरऑल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले ही लेगा। मतलब इस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक कह सकते हैं, एसिडिक कह सकते हैं। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा H पे प्लस आ जाएगा, तो यदि यहाँ हम लोग कोई बेस लिए हुए हैं, कोई भी बेस, तो यह बेस क्या करेगा कि इस H प्लस को पनाह देगा और यहाँ से बनेगा यह ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बेनायन, ऐसा। फाइनली यह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अभी भी, इसे स्टेबलाइज करने के लिए क्लोरीन को यह इलेक्ट्रॉन दे करके भगाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा ऐसा। याद करो क्या कहते थे इसको, डाइक्लोरोकार्बिन। रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ाया हमने, डाइक्लोरोकार्बिन, ऐसा। तो यहाँ जो देखे कि एक बार हाइड्रोजन हटा फिर एक बार क्लोरीन हटा, ये दोनों एटम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसी से ना, एक ही कार्बन ही है कंपाउंड में। तो जब सेम कार्बन से 2 एटम या ग्रुप हटे तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। बीटा एलिमिनेशन में आ जाए, इसमें लिखते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक नॉर्मल सा कोई अल्काइल हैलाइड है, उससे हाइड्रोजन और हैलोजन हट रहा हो। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब समझे, ऑर्गेनिक में याद रखोगे इस डी का मतलब होता है रिमूवल, एलिमिनेशन, हटना। जहाँ भी डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है मतलब हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन हटेगा। डिहाइड्रेशन रहता तो वाटर हटता,
समझ रहे हो बात को। तो डी का मतलब ऑर्गेनिक में याद रखना है क्या, रिमूवल, किसी चीज़ का वहाँ से हटना, बाहर जाना। तो वैसे ही यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन अल्काइल हैलाइड का, वहाँ क्लोरोफॉर्म था, फिक्स था, यहाँ कोई नॉर्मल अल्काइल है, जैसे क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन, कुछ भी ऐसा। यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा, ये पोजीशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, हम अलग करके दिखाते हैं। और यहाँ भी कोई बेस ले लें, वो H- वगैरह कुछ भी। तो यहाँ से Pr बाहर कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बेस ले लेगा H को, तो ये हो जाएगा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, OH- और H+ मिल करके बन जाएंगे H2O, और यहाँ से बाहर हो जाएगा Br-। ऐसा। तो यहाँ जो देखें कि यह जो मॉलिक्यूल हमने लिया था ब्रोमोइथेन, इसमें से एक ब्रोमीन हट रहा है, एक हाइड्रोजन, और ये दोनों एटम एक ही कार्बन से नहीं जुड़े हैं, अगल बगल हैं। ब्रोमीन कार्बन 1 पे है तो हाइड्रोजन कार्बन 2 पे है। और जब ऐसे एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप का रिमूवल हो तो ये कहलाता है बीटा एलिमिनेशन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। एक लास्ट गामा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है कि 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन को यदि हम लोग स्ट्रांगली हीट करें जिंक पाउडर से, ऐसा, तो इस बारी पोजीशन नंबर 1, 2, 3 अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से ए Br होगा बाहर, ई जा कर के जुड़ जाएगा यहाँ से, और प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ऐसा, प्लस Br और यहाँ से Zn Br2। तो इस बार देखो ये जो 2 ब्रोमीन हट रहे हैं, ये दोनों किनारे वाले कार्बन का है, एक ही किनारे वाला कार्बन, एक ही। तो जब दोनों टर्मिनल कार्बन से 2 ग्रुप हटे तो उसे हम कहते हैं गामा एलिमिनेशन, या फिर अल्फा और गामा से हटे तो अल्फा और गामा से। यहाँ अल्फा से ही दोनों हटेगा तो अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा से मिला के हटेगा, फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा रहता है उसको अल्फा कहते हैं ना, बगल वाले को बीटा। तो एक ही कार्बन से हट रहा है, मैंने अल्फा कार्बन हुआ, तो अल्फा से ही हट रहा है तो अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा दोनों से हट रहा है, तो चूंकि अल्फा हम लोग दे चुके हैं तो कहेंगे बीटा। अल्फा गामा से हट रहा है तो अल्फा तो पहले से जान रहे हैं हम लोग, तो फिर हो जाएगा गामा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का नाम है फ्रियोन रिएक्शन, फ्रियोन रिएक्शन कहते हैं इसको। तो ये 3 बेसिक से टाइप हुए, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, वो है बीटा एलिमिनेशन। सबसे ज़्यादा जिससे हम लोग फैमिलियर हैं वो है कौन सा एलिमिनेशन, बीटा। सो दिस बीटा एलिमिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, या फिर आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में बीटा एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन को ही फॉलो करते हैं। तो आगे बढ़े, बीटा एलिमिनेशन को देखें जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन 3 हुआ। अभी बीटा एलिमिनेशन भी जो है 3 तरीके से होता है। अभी जो हम लोग देखे वो पोजीशन देखे थे, हटने वाले ग्रुप का पोजीशन के आधार पे 3 हुआ, अल्फा बीटा गामा। अब बीटा में भी किस तरह से वे ग्रुप हटते हैं, तरीका उसका, मैकेनिज्म उसका, उस मैकेनिज्म के आधार पे ये बीटा वाले फिर से 3 टाइप के होंगे। अब हम लोग इसको ऐसा एलिमिनेशन छोड़ करके पूरा लिख दें जो हम लोग को पढ़ना है। बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे अब यह जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है 3 तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। एक E1 मैकेनिज्म, दूसरा E2 मैकेनिज्म, तीसरा E1CB मैकेनिज्म। तीन तरह का मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे इन तीनों को।
सो E1 इज जस्ट लाइक SN1, जैसे सब्सटीट्यूशन में हमने SN1 पढ़ा वैसे E1 है। तो SN1 के लिए जो जो रिक्वायरमेंट जो जो बात हम लोग सीख रहे थे जान रहे थे वो सब E1 के लिए लागू होगा। E2 में SN2 E1 CB का कोई अलग नहीं कंपैरिजन नहीं है, वो अपना अलग है। ऐसा 3 तरह का। अब SN1 SN2 कंपैरिजन के लिए इसलिए हम लिखे ताकि समझने में आसानी हो, पीछे से हम लोग पढ़े हुए हैं SN1 SN2 के बारे में। इसीलिए SN1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि हटने वाला ग्रुप पहले हट रहा था और बनता था कार्बोकेटायन, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता था, और यह एक नॉन कंसर्टेड प्रोसेस था। मेन बात इतना हम लोग नॉन कंसर्टेड मैंने बॉन्ड का टूटना और बनना अलग अलग स्टेप में होता था, ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। तो जैसे मान लो कि यह क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन हमने लिया, अब एक स्टेप में यहाँ से इस ब्रोमीन का बॉन्ड टूटे और कार्बोकेटायन बने पहले ऐसे, और Br यहाँ से अलग हो जाए। अब यही इसका स्लोवेस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ से जब इसका रेट लिखोगे तो K और केवल ये वाला स्पीसीज है ब्रोमोइथेन का, तो यही रहेगा, पावर 1 आ जाएगा, तो इसके लिए ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा इसके लिए, नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ जो हम लोग बेस लेंगे, कोई भी जो बेस लेंगे वह बेस इसके बीटा हाइड्रोजन को लेगा। अभी बीटा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 2 को 1 को अलग दिखाते हैं। तो अब वापस फिर क्या होगा कि E जो है जाकर के शिफ्ट करेगा यहाँ और E लेगा इस H को। तो अब यहाँ से ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से बेस वाला पार्ट हो गया अलग। दिस इज द प्रोडक्ट। यह स्टेप फास्ट होगा, प्रोडक्ट बन रहा है इसीलिए। तो दिस इज E1 मैकेनिज्म, जस्ट लाइक SN1 कि पहले बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर वहाँ से उसके बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। SN1 में सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे कि यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। अब यहाँ हम लोग बेस लेंगे जो इस पर अटैक करेगा, और ये हम लोग पढ़ेंगे। मन में यदि चल रहा होगा कि सर यहाँ माइनस है, तो माइनस को सीधा सीधी प्लस तो दिख रहा था ना, तो सीधा सीधी प्लस दिख रहा था, तो उसको देखने छोड़ करके H को काहे लिया। मतलब कि यहाँ ये माइनस वाला इससे जुड़ करके ये क्यों नहीं यहाँ काम किया न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं किया यहाँ पे। तो इस चीज़ को तो हम लोग पहले देख चुके हैं और डिटेल में आगे बताएंगे। अभी सिंपल सा मैकेनिज्म को केवल बता रहे थे। तो मैकेनिज्म में बस इतना सा बात याद रखो, तरीका, और बाकी जब डिटेल में इसको बताएंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस अभी इतना सा बात मैकेनिज्म में कि पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, और तब जा कर के अल्कीन का फॉर्मेशन होगा ऐसे। अब आ जाओ SN2। तो SN2 की बात करोगे तो इसके लिए जो पढ़े हो कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट केवल बनता है, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा इसमें। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, और यह एक कंसर्टेड प्रोसेस होगा। तो सब यहाँ भी लागू कर दो, HCHH, यहाँ फिर CHHBr, और इस बार यहाँ हम कोई बेस लिए हुए हैं ऐसा। तो यहाँ अब दोनों काम एक साथ होगा, EBr यहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ करेंगे, और ये बेस H को लेगा। अब चूंकि यहाँ स्टेप अलग अलग हो ही नहीं रहा है, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जा रहा है। देखो ये CH2 हो जाएगा, फिर बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2 हो जाएगा, बेस H को लेकर के यहाँ बेस का पोर्शन बाहर, और ये Br माइनस बाहर। एक ही स्टेप है, 2 स्टेप हो ही नहीं रहा, तो फास्ट फ्लो का इसमें बात तो होगा नहीं। अब चूँकि दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस सिंगल स्टेप में, बेस भी और या सबस्ट्रेट भी, तो इसका जो रेट होगा वह दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बेस का कंसंट्रेशन भी होएगा, और फिर यहाँ इस हेलोल्केन का भी होगा 1 तो ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा ऐसे। और एक तीसरा बच रहा है E1CB मैकेनिज्म। तो इस E1CB मैकेनिज्म में यहाँ CB का मतलब क्या है,
सी बी का मतलब हुआ सी मीन्स कॉन्जुगेट, बी मीन्स बेस, और 1 वहाँ जो पढ़े हम लोग ऑर्डर के लिए वो है। अभी कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें कि यदि HCl एसिड है तो एसिड है मतलब कि H+ रिलीज करेगा, तो H+ रिलीज करने के बाद जो यहाँ नेगेटिव पार्ट बचेगा, जैसे HNO3 है, एसिड है, H+ रिलीज करेगा तो रिलीज करने के बाद NO3- बचेगा। तो यह जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है आफ्टर रिलीजिंग H+, इसे ही हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस फॉर दैट एसिड, कॉन्जुगेट बेस फॉर दैट एसिड, कि यह एसिड था, H+ रिलीज किया तो जो नेगेटिव पोर्शन बना वही इसके लिए कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो वही कॉन्जुगेटिव बेस यहाँ है, मतलब मोटा मोटी ऐसे समझो कि कोई भी सब्सटेंस से H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव वाला स्पीशीज बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पहले कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। कैसे देखोगे जरा, कि जैसे मान लो इस तरह का कोई सिस्टम है, सब में सेम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ, और ई वाला जो हाइड्रोजन है पहले हट जाए, हाइड्रोजन यहाँ कार्बन को दे दे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कोई बेस हो जो इस हाइड्रोजन को ले ले, तो पहले तो यहाँ बनेगा ऐसा HCH, C पे माइनस, CHHBr। अब चूंकि यहाँ सब्सटेंस यहाँ H+ दे रहा है तो ये एसिड का काम करेगा, और ये एसिड का H+ निकला तो देखो यहाँ नेगेटिव स्पीशीज बना, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और अब यहाँ से एलिमिनेशन होगा, और यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा ऐसे कि माइनस वाला जो है यहाँ दे देगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से Br हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से Br- बाहर। तो ये 3 मैकेनिज्म को जो है एक साथ हम बतलाए, तीनों को देख करके जो अंतर समझ में आ रहा होगा, एक तो ऑर्डर का अंतर हो गया, स्टेप का अंतर हुआ, इंटरमीडिएट का अंतर हो गया, सॉल्वेंट वगैरह का भी वही प्रभाव होगा जो हम लोग वहाँ देखे थे SN1 SN2 में, उसका भी वही प्रभाव होगा। हाँ, अब इसके ऑर्डर की बात करें कि यह कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, तो चूंकि इसका जो शुरू का स्टेप है देख रहे हो, इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, या हेलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है, बेस भी, तो इसका भी रेट सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, रेट बराबर के बेस भी रहेगा और ये स्पीशीज भी रहेगा, CH3 CH2 Br, तो 1 1 ऑर्डर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा ऐसा। तो मोटा मोटी अब इतना सा बात याद रख लो कि पहले लिविंग ग्रुप हटे फिर हाइड्रोजन, तो E1, पहले लिविंग ग्रुप हट रहा है, मतलब जो भी लिविंग ग्रुप है, हेलाइड वगैरह जो भी है, तो पहले लिविंग ग्रुप हटे देन हाइड्रोजन हटे, ऐसे कि लिविंग ग्रुप पहले हट रहा है उसके बाद हाइड्रोजन हट रहा है फॉलो करके, तो E1। इसका जस्ट उल्टा हो कि हाइड्रोजन पहले हटे लिविंग ग्रुप बाद में, जैसे यहाँ हाइड्रोजन पहले हट रहा है ब्रोमीन बाद में, तो हो गया E1CB, और जब दोनों एक साथ हटे तो कहलाएगा E2। तो बस ये 2 चीज़ को केवल याद रखो, हाइड्रोजन को और इस लिविंग ग्रुप को, तो इसके आधार पे जो है पता चल जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि लिविंग ग्रुप यहाँ पहले हटेगा, इसको फॉलो करेगा हाइड्रोजन, पहले ई हटेगा फिर ई हटेगा, यहाँ हाइड्रोजन को फॉलो करेगा लिविंग ग्रुप, पहले हाइड्रोजन हटेगा देन लिविंग ग्रुप हटेगा, और इसमें तो दोनों एक ही साथ हटेगा, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ हटेंगे, यहाँ से एक साथ बाहर होंगे, दोनों नंबर 1 पे रहेगा, एक साथ बाहर होगा ऐसा। तो ये 3 कॉमन सा मैकेनिज्म। अब इस सब का डिटेल जब एक करके सॉल्वेंट वगैरह का इफेक्ट हम लोग देखेंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा इसका एनर्जी कंसिडरेशन यदि देखो कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होना चाहिए इसके लिए, तो SN1 के लिए जो बताए थे वैसे ही कुछ होगा, जैसे E1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, 2 ट्रांजिशन स्टेट, एक इंटरमीडिएट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, देखो ऐसे था CH3 E1 के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, CH2 Br, पहले ई बॉन्ड यहाँ से धीरे धीरे टूटेगा तो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा,
Br पे धीरे धीरे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस, ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर Br पूरी तरह से हट जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा ऐसा। फिर अब यहाँ से हाइड्रोजन का हटना शुरू होगा, कोई बेस यहाँ लिए रहेंगे तो देखो अभी हाइड्रोजन का बॉन्ड धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होना शुरू होगा और ये इसको लेगा, तो इसको ऐसे दिखाओगे CH2 यहाँ धीरे धीरे नया बॉन्ड बनेगा, इधर का बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और ई हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा बेस से, तो इसका पूरा माइनस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, डेल माइनस आएगा, और इसका प्लस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, डेल प्लस आएगा। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2। और फाइनली हाइड्रोजन हट जाएगा और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से BH का पोर्शन अलग हो गया ऐसा। तो E हुआ रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट 1, E बन गया यहाँ से इंटरमीडिएट बन गया, E बना ट्रांजिशन स्टेट 2 और E बन गया प्रोडक्ट। तो इसे हम कह देते हैं नंबर 1, इसे कह देते हैं नंबर 2, इसे कह देते हैं नंबर 3, नंबर 4, 5। तो अब जब इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाओगे एकदम सिमिलर बनेगा SN1 के जैसा, SN1 के जैसा। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो ऐसा। इस तरह का यहाँ हो जाएगा नंबर 1 रिएक्टेंट, इस जगह पे हो जाएगा नंबर 2 ट्रांजिशन स्टेट 1, और यहाँ हो जाएगा नंबर 3 इंटरमीडिएट, यहाँ हो जाएगा नंबर 4 ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ हो जाएगा नंबर 5 प्रोडक्ट ऐसा। क्वेश्चन इस पे करवाए हुए हैं, ऐसे करके 3-4 स्पीशीज दे देगा, इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोलेगा। तो याद रखोगे सबसे ज़्यादा एनर्जी हुआ ट्रांजिशन स्टेट 1 का, फिर उससे कम हुआ ट्रांजिशन स्टेट 2 मतलब 4 नंबर का, यहाँ लिख देते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2, उससे कम एनर्जी हुआ इंटरमीडिएट का मतलब नंबर 3 का, इंटरमीडिएट का, उससे कम हुआ रिएक्टेंट का नंबर 1, और सबसे कम एनर्जी प्रोडक्ट का, तभी तो ज़्यादा स्टेबल होगा, नंबर 5 प्रोडक्ट का। तो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। नया नहीं है, इसको SN1 में हम लोग पढ़े थे। सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह जो है हम लोग E2 रिएक्शन A1CB वगैरह के लिए भी यदि पॉसिबल होगा तो देखेंगे उसे। अभी इतना करके रखोगे तो बेसिक सा बात एलिमिनेशन के लिए बता दिए। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा में E1 E2 E1CB, और कंडीशन सारे अप्लाई होंगे सब्स्टिट्यूशन वाले, मोस्ट ऑफ द कंडीशन, और फिर एक का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बाकी जो बचा आप सबको एक एक करके मैकेनिज्म सहित डील करना, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।